दोस्तों आज की डेट है 14 जून 2025 और देख लेते हैं एडिटोरियल डिस्कशन में हमारे पास में कितने आर्टिकल्स हैं। देखो दो आर्टिकल्स हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला आर्टिकल तो रहेगा इंडिया सेंट्रल एशिया रिलेशंस को लेकर के और दूसरा आर्टिकल रहने वाला है हम अर्बनाइज्ड इंडिया के लिए जो मोबिलिटी वाला इशू है उसको कैसे टैकल कर सकते हैं। तो दो आर्टिकल्स है, दोनों को डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो है वो रहेगा हाउ इंडियाज डेवलपमेंट सेंट्रिक अप्रोच टू सेंट्रल एशिया मार्क अ शिफ्ट। कैसे हम सेंट्रल एशिया के साथ हमारी जो डेवलपमेंटल एंगेजमेंट है उसमें हम चेंजेस ला रहे हैं विद द टाइम। इसको आप जीएस पेपर 2 के इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सेंट्रल एशिया की जब बात है तो मेजरली 5 कंट्रीज को हम इंक्लूड करते हैं जो कि यूएसएसआर के एक तरीके से पार्ट रहे हुए हैं, बट अगेन समय के साथ में 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो ये कंट्रीज इंडिपेंडेंट जर्नी अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। बट यस, यहां पर एक जियोपॉलिटिकल राइवलरी देखने को मिल रही है जहां पर चाइना भी अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करना चाहता है, रशिया इनको अपना बैकयार्ड समझ रहा है और रीसेंट टाइम में जिस तरीके से ईरान की एंट्री हुई है एससीओ जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में तो ईरान भी अपना रोल प्ले कर रहा है और इंडिया जो है वो भी अब धीरे धीरे अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करता हुआ दिखाई पड़ रहा है क्योंकि ये एरिया है ना रिसोर्स रिच है, मिनरल रिच है और रिसेंट टाइम में जिस तरीके से रेयर अर्थ मैग्नेट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात आई जहां चाइना अपनी मोनोपोली रखता है तो उसके चलते आप देख सकते हैं पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन पर चाइना अपनी दादागिरी लगाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इस एरिया को हम छोड़ नहीं सकते। तो यहां पर देखो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजिकिस्तान, ये मेजर 5 कंट्रीज आ जाते हैं जो कि कैस्पियन सी के ईस्टर्न कोस्ट पे लोकेटेड है, राइट। तो बात कुछ ऐसी है कि हमारी जो डायनामिक्स है सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ एंगेजमेंट में उसमें ज्यादा असर किसका देखने का मिल रहा है। एक तो ईरान की एंट्री हो जाना संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, इसका मतलब रशिया और चाइना के साथ में ईरान की एंगेजमेंट जो कि यूएसए को बिल्कुल भी नहीं सुहाती है। साथ ही साथ ब्रिक्स में भी ईरान की एंट्री हो चुकी है और तालिबान जिस तरीके से अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करता हुआ अफगानिस्तान को आगे ले जाना चाहता है तो उसमें वो अलग अलग कंट्रीज के साथ एक्टिवली एंगेज कर रहा है, फिर चाहे वो चाइना हो, ईरान हो और अब इंडिया भी तालिबान के साथ एंगेज कर रहा है। जैसा कि हमने मैप पे देखा यहां पर अफगानिस्तान, इंडिया वखान कॉरिडोर अफगानिस्तान के थ्रू हम सेंट्रल एशिया पहुंच सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ अरेबियन सी से हम ईरान से होते हुए फिर बाद में सेंट्रल एशिया तक पहुंच सकते हैं। तो अफगानिस्तान और ईरान का एक्टिवेट होना फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे में नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं कि हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ में एंगेजमेंट को थोड़ा सा और एक्सपेंड करें। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए चौथी मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई गई इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग के द्वारा, ठीक है। तो इसमें हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर जी वो पार्टिसिपेट कर रहे थे और ये होस्ट किया इंडिया ने। बाकी जो 5 कंट्रीज हैं उनके भी फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे। ये देखो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्चर है कि हम पहले जिस तरीके की बातें किया करते थे कि भाई हम जो एंगेजमेंट थी वो लिमिटेड थी बट हम विद द टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं क्योंकि सेंट्रल एशिया में एक बार फिर से न्यू ग्रेट गेम स्टार्ट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और देखो हमेशा से देखा जाए ना तो सेंट्रल एशिया में कभी रशिया और ब्रिटेन के बीच में कंपटीशन होता था जब हम एम्पायर्स की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद में यूएसएसआर और यूएसए के बीच में कंपटीशन होने लग गया। आज की परिस्थितियां ये आ रही है कि चाइना, रशिया, यूएस और अब इंडिया, इवन सेंट्रल एशिया में ईरान भी अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करना चाहता है थ्रू देयर रिलीजियस इश्यूज, समझ गए। तो इस एस्पेक्ट में फिर न्यू ग्रेट गेम में इंडिया पीछे नहीं रह सकता। इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर ऑयल, गैस और मैंने बताया रेयर अर्थ मिनरल्स भी बहुत सारे हैं। इसके अलावा पाइपलाइंस की मैकेनिज्म जैसे तापी वाला आपने सुना होगा, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया वाला। बट वही चीज है कि पाकिस्तान और इंडिया की रिलेशनशिप ठीक नहीं है तो ये अभी तक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन में नहीं आया है या बातें बहुत हुई हैं, जितना होना चाहिए था उतना काम नहीं हो पाया। सो द पॉइंट इज कि आज के टाइम पे हम और ज्यादा इनमें एक्सपेंशन लेकर के आ रहे हैं। आज की जो चीजें हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, स्पेस टेक्नोलॉजी का काम है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, इनमें भी हम धीरे धीरे एंगेज करने का काम कर रहे हैं। तो ये जो डायलॉग था इसको शेयर किया हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने और इसको अटेंड करने के लिए मैंने बताया 5 कंट्रीज जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं जिनमें कजाकिस्तान आ गया, आपका किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, और आपका तुर्कमेनिस्तान, इनके 5 के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर आए थे और इंडिया ने अपनी डेवलपमेंटल स्ट्रेंथ को एक्सपेंड करने की कोशिश की है कि कैसे हम सेंट्रल एशिया के साथ एंगेज करके ये जो नया पूरा मैकेनिज्म बन रहा है उसमें हमने हमारी पोजीशन स्ट्रांग कर सकें। अब देखो इसमें क्या क्या बातें हुई है उसको थोड़ा सा हम एनालाइज करते हैं। देखो डेवलपमेंट सेंट्रिक अप्रोच से क्या बेनिफिट है। देखो चाइना की अप्रोच होती है कि लोगों को लोन दो, वहां पर पैसा इन्वेस्ट करो, लोगों का मतलब कंट्रीज को,
ठीक है, और फिर उन कंट्रीज को घुटनों पर ला करके अपने मन में आए वैसे डिक्टेट करो। इंडिया ऐसा अप्रोच नहीं रखता। इंडिया की अप्रोच सिंपल है कि जिन कंट्रीज को हमें डेवलप करना है उन कंट्रीज को साथ लेकर के वहां पर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पे काम किया जाए, जिससे कि इंडिया की भी जो एक्सेप्टेबिलिटी उन कंट्रीज के अंदर वो बढ़े और उन कंट्रीज पे बर्डन भी ना आए। इसका मतलब वो सेल्फ रिकॉग्निशन के ऊपर इंडिया काम करता है, और ये एक सॉफ्ट पावर का भी एक अच्छा प्रिंसिपल है, अच्छा पिलर है। ठीक है, तो इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग का मेन टारगेट ये था कि हम कैसे भी करके सेंट्रल एशियन कंट्रीज में जो कुछ भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उनको बढ़ावा दें, और उसके चलते फिर इंडिया के साथ में एंगेजमेंट बढ़े। ऐसा नहीं चाइना की तरह कि हम एक तरीके से डेट ट्रैप पॉलिसी के अंदर उलझाएं उन लोगों को। ठीक है, इसके अलावा सेंट्रल एशिया की जो हमारी पॉलिसी है वो डेवलप कैसे हुई। देखो, शुरुआती तौर की अगर बात करें हिस्टोरिकली, तो सिविलाइजेशनली और कल्चरली हमारा कनेक्शन अच्छा खासा रहा है। ठीक है, ट्रेड भी रहता था, वो बात अलग है कि इन्वेडर्स भी बहुत सारे आए हैं सेंट्रल एशिया से इंडिया की तरफ, राइट, बट कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी रही है। सोवियत यूनियन के टाइम की बात करें तो यूएसएसआर के टाइम पे हमारी रिलेशनशिप कोल्ड वॉर के ड्यूरिंग कितनी अच्छी रही थी वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। 1971 की जो हमारी फ्रेंडशिप ट्रीटी थी यूएसएसआर के साथ में, वो आप जानते हैं। बट आज की जो नई जियोपॉलिटिकल रियलिटीज हैं, नई जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं, वो इंडिया को अपने अप्रोच में थोड़ा और चेंज लाने के लिए पुश कर रही है, जहां पर एक तो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स और दूसरा ट्रेड एस्पेक्ट को हम एक्सपेंड करें, और उसमें भी डिजिटल सेगमेंट में हम थोड़ा और एक्टिवली पार्टिसिपेट कर लें तो उसकी बराबरी होगी क्या, राइट। अब देखो, इसी समय की बात करें तो आज के टाइम पर सेंट्रल एशियन रीजन्स की बात करें, या फिर जहां जहां पर भी हम ये देखें कि रेडिकल रिलीजियस एस्पेक्ट को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है कि भाई हमारी रिलीजियस टेक्स्ट बुक ये कहती है और इसी के अकॉर्डिंग सारे काम होने चाहिए। मतलब ये कि रिलीजियस फंडामेंटलिज्म लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और अफगानिस्तान में जिस तरीके से इंस्टेबिलिटी बन रही है, इसके अलावा चाइना जिस तरीके से सेंट्रल एशिया में अपनी पोजीशन को स्ट्रांग कर रहा है, तो क्या वहां पर इंडिया को चुपचाप बैठना चाहिए? नो, इंडिया एक्टिवली काम करे। तो अब इंडिया ने क्या क्या काम किया है वो देख लेते हैं। नंबर 1, इंडिया ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की है कजाकिस्तान के साथ 2009 में, उज्बेकिस्तान के साथ 2011 में, ताजिकिस्तान के साथ 2012 में। इंडिया ने एक 12 पॉइंट कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी भी लॉन्च की थी 2012 में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना, 12 पॉइंट कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी ये इंडिया ने लॉन्च की थी 2012 में, जिसका मेन टारगेट ये था कि हम इंडिया से कैसे भी करके सेंट्रल एशिया तक हमारी कनेक्टिविटी अगर तैयार कर ले तो ट्रेड वाला एस्पेक्ट हम ओपन कर सकेंगे, जिसमें हम पॉलिटिकली, सिक्योरिटी, इकोनॉमी और कल्चरली कनेक्ट कर सके। अब इसके लिए देखो, सबसे बड़ी लैंड रूट में तो पाकिस्तान सबसे बड़ी हर्डल है। फिर हमने रास्ता निकालने की कोशिश की चाबार पोर्ट होते हुए ईरान, ईरान से फिर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से फिर हम गए सेंट्रल एशिया, राइट। अब अफगानिस्तान में भी आपको पता है रिजीम चेंज हुआ 2021 में, तालिबान आ गया, तब से लेकर के थोड़ा सा और एक बार डाउट आया, क्योंकि अफगानिस्तान में हमने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर दिया था डेवलपमेंट के नाम पर। इसके अलावा 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन 5 कंट्रीज की विजिट पे जाते हैं, इन 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज की विजिट पे, और 22 के लगभग एग्रीमेंट्स वहां पे साइन किए गए थे। इसके अलावा इंडिया जब जैसे ही 2017 में पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान भी 2017 में ही फुल मेंबर बन गया था एससीओ का, उसी टाइम पे इंडिया की भी एंट्री हो गई थी, तो उस टाइम पर भी इंडिया ने अपनी तरफ से नए प्रोग्राम्स स्टार्ट कर दिए, जैसे कि इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग जो था उसका फर्स्ट मीटिंग फॉरेन मिनिस्टर लेवल की मीटिंग 2019 में हो गई थी, और चौथी मीटिंग अभी हुई है, आपको पता है, जिसके रिगार्ड में हम इस पर्टिकुलर आर्टिकल को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसी साल की बात करें तो हमने किर्गिस्तान के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन कर ली थी। तो ये देखिए एंगेजमेंट किस तरीके से इवॉल्व हुई है इंडिया और सेंट्रल एशिया की। इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है कनेक्टिविटी का। जैसे कि मैंने बताया कि पाकिस्तान इतना आसानी से हमें कनेक्टिविटी नहीं देता, तो ऐसे में रशिया और ईरान जैसे कंट्रीज को कॉन्फिडेंस में लेकर के इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पे हम काम करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हैं, क्योंकि ईरान से फिर आप अफगानिस्तान होते हुए सीधा सेंट्रल एशिया की तरफ आराम से एंट्री ले सकते हैं। और ये अगर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इफेक्टिवली काम करना स्टार्ट कर देना, तो आप सोचिए कि इंडिया की सीधी कनेक्टिविटी ईस्टर्न यूरोप से इजीली पॉसिबल हो पाएगी थ्रू रशिया, राइट। तो ये जो कॉमर्शियल एंगेजमेंट में जो कमी रह रही है ना, जिसमें हम बोल रहे हैं कि ट्रेड होना चाहिए, ट्रेड होता रहा है, पर वो ट्रेड है ना वो लिमिटेड है। सेंट्रल एशिया के साथ में हमारा ट्रेड $2 बिलियन का, अब आप सोचो कितना कम है, तो वो ट्रेड को हमें बढ़ावा देने की जरूरत है। तो ऐसे में अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी लाना और इंडिया पाकिस्तान की रिलेशनशिप को सेटल करना, ये अपने आप में बहुत दूर की बात है, राइट।
क्योंकि ये वहां की इंटरनल इश्यूज पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। तो हम ऑल्टरनेट रूट्स निकालते हैं फिर, जैसा कि मैंने बताया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इसका एक ऑप्शन है। हमने अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया, सलमा डैम बनाया, वहां की आप देख सकते हैं पार्लियामेंट को डेवलप किया। इवन अब तालिबान के साथ हम एंगेज करके वहां पर अगेन इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उनको डेवलप करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें वहां से रास्ता निकालना है कैसे भी करके सेंट्रल एशिया के लिए। ठीक है, तो उस पर हम एक्टिवली काम करते रहते हैं, राइट। इसके लिए आप देखो अफगानिस्तान में हमने रोड डेवलप की 218 किलोमीटर की जरांज डेलाराम रोड। आप यहां पर देखिए कि इंडिया के पोर्ट से चाबार पोर्ट तक आप पहुंचिए, वहां से जरांज तक पहुंचिए जो कि बॉर्डर एरिया में लोकेटेड आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान ट्राई जंक्शन के पास में। और फिर वहां से एंट्री हो जाती है आपकी गार्डलैंड रोड जो है, जिसको रिंग रोड ऑफ अफगानिस्तान भी बोलते हैं, जिसमें मज़ार शरीफ, काबुल, गजनी, ठीक है, कंदार, हेरात, इनसे कनेक्टिविटी है। तो यहां तक हम आराम से जा सके। ये सलमा डैम भी आप देख सकते हैं, इंडिया का इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा है। और फिर यहां से मज़ार शरीफ से फिर हम सेंट्रल एशिया की तरफ एंट्री ले सकते हैं। तो ये हमने डेवलप किया भाई कैसे भी करके कि उधर हम एंट्री ले सके। इंडिया की कनेक्टिविटी प्लान में उस टाइम की बात करें 2010-11 के आसपास, तो उस टाइम पर यूएसए भी क्या था आपको पता है, अफगानिस्तान में था। तो यूएसए ने भी सोचा कि चलो ठीक है, यहां पर हम थोड़ा सा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले की बात हम कर रहे हैं, राइट। तो उस टाइम पर यूएसए ने एक प्रोग्राम चलाया था, न्यू सिल्क रोड इनिशिएटिव, कि सेंट्रल एशिया के कनेक्टिविटी के थ्रू अफगानिस्तान को भी हम डेवलप करेंगे। थोड़ा लॉन्ग टर्म प्लान लेकर के चल रहे थे उस टाइम पे बराक ओबामा, ठीक है। उन्हीं दिनों के अंदर आप देखोगे तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन, तापी गैस पाइपलाइन, उस पर भी बातचीत हुई, काम भी होने लगे। बट सवाल यह था कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप टेररिज्म के चलते बिल्कुल सेटल नहीं रहे, तो ये अभी तक भी लटका हुआ सा प्रोजेक्ट है। तो ये इनिशिएटिव्स हैं जिनके चलते इंडिया सेंट्रल एशिया के साथ एंगेज करने की पूरी कोशिश करता है। जैसे ही 2021 में यूएसए ने विड्रॉल किया, तालिबान आया। तालिबान के आते हैं सबसे पहले तो चाइना ने अपनी प्रेजेंस को एक्सपेंड कर दिया अफगानिस्तान में और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ में अपनी एंगेजमेंट। अब क्या है कि चाइना सेंट्रल एशिया में अपनी पोजीशन को इतना ज्यादा स्ट्रांग कर रहा है जो कि रशिया को भी एक्सेप्टेबल नहीं है। रशिया भी इस चीज से खुश नहीं है, बट क्या करें, मजबूरी है। यूएसए से या फिर वेस्टर्न कंट्री से दो हाथ जो कर रखे हैं यूक्रेन में। साथ ही साथ जो न्यू सिल्क रूट या रोड का जो कॉन्सेप्ट है, एक तरीके से यूएसए ने 2011 के लगभग तैयार किया था। अब उस आइडिया को चाइना ने एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दे दिया और लॉन्च कर दिया था वन रोड वन बेल्ट, जिसका बाद में नाम कर दिया गया था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट। अब आप देखो इस प्रोजेक्ट के तहत चाइना किस तरीके से एक्सपेंड कर रहा है, जो आप दुनिया भर में देख सकते हैं। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान जो है वो रशिया की लीडरशिप में एक यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के तौर पे भी एक ग्रुप काम करता है, उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब रशिया जो है वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर के बड़ा कंसर्न रहता है कि हाँ जी, मैं यूरोपियन नहीं, मैं एशियन नहीं, मैं यूरेशियन हूं। और इसी आइडेंटिटी को लेकर के अपने जो यूएसएसआर के पुराने भाई बंधु है ना, उनको भी लेकर के साथ चलना चाह रहा है। तो ऐसे में यहां पर पावर डायनेमिक्स भी बड़ी गजब की बैठी हुई है ना, यूएसए के विड्रॉ करने के बाद में। अब यूएसए वापस से वहां पर अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करना चाहता है, वजह ईरान आ गया है ना। आ जाइए फिर डेवलपमेंट कॉपरेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करें। देखो जी, समय के साथ में हमने डेवलपमेंटल एस्पेक्ट पे काम करने की पूरी कोशिश की, हम कर रहे हैं। वहां पे हम लगातार वहां पर इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट पे भी काम कर रहे हैं। ये एक ऐसी फैसिलिटी होती है कि जब सेंट्रल एशियन कंट्रीज को पैसे की रिक्वायरमेंट होगी उतना पैसा यूज करेंगे। $1 बिलियन का एलओसी डिसाइड हुआ है और जितना पैसा यूज करोगे सिर्फ उसी पे आपको ब्याज देना पड़ेगा। अच्छा, इसमें काम क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आईटी, एनर्जी और एग्रीकल्चर, नए एस्पेक्ट्स के ऊपर अब धीरे धीरे हम काम करना बढ़ा रहे हैं। इससे क्या होगा? सेंट्रल एशिया में हमारी एंगेजमेंट बढ़ेगी। और आप देखिए इंडिया सेंट्रल एशिया डेवलपमेंट ग्रुप और इंडिया सेंट्रल एशिया बिजनेस काउंसिल जैसे इंस्टीट्यूशन इसके लिए बड़े जोरों शोरों से काम भी कर रहे हैं। फिर आ जाती है बात हमारी सेंट्रल एशिया में बिजनेस काउंसिल किस तरीके से काम कर रही है। देखो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जी जो है ना, इन्होंने 5 इंपॉर्टेंट की एरियाज को हाईलाइट किया है कि कैसे इंडिया और सेंट्रल एशियन बिजनेसमैन से एक साथ आकर के काम कर सकते हैं। तो 5 की एरियाज, डिजिटल इकोनॉमी और इनोवेशन, एक था आपका फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल्स, एनहांसिंग कनेक्टिविटी और स्ट्रीमलाइनिंग ट्रांजिट प्रोसीजर, कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के ऊपर काम करना। ये कई एस्पेक्ट्स है जिन पे सेंट्रल एशिया के साथ इंडिया मिलकर काम करना चाहता है और वो सेंट्रल एशिया की तरफ से मोरलेस अप्रूव भी है। अब देखो अभी जो हमारी फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स के डायलॉग हुई है इन सेंट्रल एशियन 500 कंट्रीज के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर के साथ में, तो उसमें क्या आउटकम हमें देखने को मिल रहा है। एक तो देखो एक नया डिजाइन लॉन्च हुआ है टेक्निकल सपोर्ट के बेसिस पे, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यूएचसी मॉडल। इसका मतलब ये कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो 500 के 500 हैं, नो डाउट पॉलिटिकली वो डिवाइडेड हैं,
बट ज्योग्राफिकली अगर देखें तो मोर और लेस उनका एक सा ही पैटर्न है। तो ऐसे में उन कंट्रीज को कैसे हम हेल्थ सेगमेंट में सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे उनके कॉमन चैलेंजेस को टैकल करने में हम कॉपरेशन दे सकते हैं, उस पर काम करने के लिए ये यूएचसी मॉडल जो है वो डिजाइन किया जा रहा है। ठीक है जी। इसके अलावा सेंट्रल एशियन पार्टनर्स जो हैं वो इस बात के लिए एग्री हो गए हैं कि भारत के द्वारा जिस तरीके से ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑपरेट कराया जाता है, जिसको हम दक्षिण बोलते हैं, डेवलपमेंट एंड नॉलेज शेयरिंग इनिशिएटिव। इसमें सिंपल है कि जो ग्लोबल साउथ है, जो कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्रीज का पूरा एक कार्टल है, या कहें कि एक ग्रुपिंग मानो, एक मोटी मोटी या आइडेंटिटी मानो, जिसमें हम भी आ जाते हैं। क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज तो आपको पता है कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हो गए, फिर सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज में कम्युनिस्ट कंट्रीज आ गए, और फिर उसके बाद में हम बच जाते हैं लास्ट वाले, जिनको कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे बहुत ज्यादा शोषण का सामना करना पड़ा था। तो ऐसे में बोले सेंट्रल एशियन कंट्रीज को भी हम इसके साथ लिंक करके चलेंगे तो उनको एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से बेटर लर्निंग मिलेगी। इंडिया के अच्छे एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर होंगे, उनके अच्छे एक्सपीरियंस हम शेयर करके, हम यूज करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा इंडिया ने डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एक्सपेंड करने के लिए कह दिया। जैसे हम आधार कार्ड, डिजी लॉकर ये यूज करते हैं ना, आज हमारे पास में कितना ज़्यादा डिजिटल पेनिट्रेशन बढ़ चुका है, कितना हम डिजिटली चीज़ों को ऑपरेट कर रहे हैं। तो यही चीज़ें सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को अब इंडिया ने अपनी तरफ से फैसिलिटेट करने का एक ऑफर तक भी दे दिया है। इसके अलावा एनर्जी और मिनरल सेगमेंट और टूरिज्म सेगमेंट की बात करें तो ये अच्छा खासा पोटेंशियल वाला सेगमेंट है। इंडिया का ट्रेड आज भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ $2 बिलियन का, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। बट आज के समय में उनके पास में यूरेनियम, क्रूड ऑयल, माइनिंग, ठीक है, कोल, फर्टिलाइजर, इनकी अच्छी खासी सेगमेंट उनके पास में अच्छा खासा बेस अवेलेबल है। तो इसके लिए हमें एंगेज करना जरूरी है, क्योंकि हमारी जरूरत भी है। हम चाहते हैं ई मोबिलिटी को प्रमोट करना, नई टेक्नोलॉजीज पे काम करना, तो रेयर अर्थ मिनरल्स भी तो चाहिए। उनके अच्छे रिसोर्सेज हैं उनके पास में, रिजर्व्स हैं उनके पास में। बस पॉइंट है कि हम लोकल करेंसीज के अंडर ट्रेड करना स्टार्ट कर दें, जिससे कि यूएसए पे जो डिपेंडेंसी, यूएसए की जो वॉलेटिलिटी है, उससे हम बच सकें। ट्रेड एंड एजुकेशन, टूरिज्म और एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका भी फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। इस पे भी हम आप देखा करो किस तरीके से प्रमोशन होता है। उज्बेकिस्तान विजिट करो या सेंट्रल एशियन कंट्रीज को विजिट करो, तो वो चीजें कहीं ना कहीं लिंक प्रोवाइड करती है। एक सॉफ्ट पावर का भी आपका एंगेजमेंट वहां पे डेवलप होता हुआ दिखाई पड़ता है। यूरेनियम आज हम कजाकिस्तान से ऑलरेडी इंपोर्ट कर रहे हैं। रही सही में जो रेयर अर्थ मिनरल्स है, जिनका यूज आज की टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा है, चाहे आपका मोबाइल फोन हो, उससे लेकर के बड़ी बड़ी मोबिलिटी या फिर सैटेलाइट बनाने का काम हो, तो उसमें हम इन कंट्रीज के साथ मिलकर काम करेंगे ना, तो हमें डेफिनेटली अच्छा आउटकम मिलेगा। तो ये था हमारा इंडिया सेंट्रल एशिया का एंगेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल। दूसरा है अर्बनाइजेशन एंड द चैलेंजेस ऑफ आइडियल ट्रांजिट सॉल्यूशन। भाई हमारे देश में 2060 तक ज्यादा भी नहीं तो बताया जा रहा है कि 50% से ज्यादा पॉपुलेशन शहरों में रहने लग जाएगी। तो क्या उनकी मोबिलिटी, उनके मूवमेंट, घर से जॉब तक पहुंचना आसान है या मुश्किल है, क्या उसकी तैयारी है, उसको लेकर के आर्टिकल है जीएस पेपर 1 के अर्बनाइजेशन के इस टॉपिक से आप इसको लिंक कर सकते हैं। सो द पॉइंट इज, अगर हम विकसित भारत 2047 तक बनाना चाहते हैं तो शहरीकरण पर आधारित जो भारत है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। आज अगर देखें तो हमारे देश में सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन की अगर बात करें तो वह आपका अर्बन एरियाज से ही होता है। प्रोडक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो अर्बन एरियाज में बहुत सारा काम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आज हम अगर अपने आप को डेवलप्ड बनाने का अगर सपना लेके चल रहे हैं तो हमें अर्बनाइज्ड इंडिया के लिए प्लान लेकर के चलना होगा, क्योंकि एक टेंटेटिव एस्टिमेट ये बताता है कि 2060 तक 60% से ज्यादा इंडियन पॉपुलेशन शहरों में रहना शुरू कर देगी, जो कि गांवों की जो लो प्रोडक्टिविटी है उससे बढ़कर के आप हाईली प्रोडक्टिव अर्बन इंडिया में आ जाएंगे। तो वहां पर आपको सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करनी होगी। तो मोबिलिटी एक अपने आप में बड़ा चैलेंज होगा। लोग कैसे अपने क्वार्टर्स, अपने घरों से निकल करके वर्क तक पहुंच पाएंगे, उस पर सोचने की जरूरत है। हमें सिटीज को स्मार्ट बनाने के लिए तो ऑलरेडी हम प्लान कर रहे हैं स्मार्ट सिटीज पे, पर क्या उस स्पीड से स्मार्ट सिटीज डेवलप हो पा रही हैं जिस स्पीड से चाइना ने डेवलप की है? आंसर इज नो। आज हमारे देश में जो टीयर 1 सिटीज है, जो मेट्रोपॉलिटन मेगा सिटीज है, जहां की इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी, लिविंग स्टैंडर्ड, सब कुछ आपको हाई क्लास दिखेगा। वहां पर ही अगर देखें तो वो सिटीज तो लगातार एक्सपेंड कर रही है, बट वहीं पर दूसरी जो हम एक तरीके से सैटेलाइट सिटी के तौर पे डेवलप करना चाहें कि एक बड़ी सिटी पे जो बर्डन है उसको रिड्यूस करने के लिए थोड़ा सा आसपास के एरिया में स्मॉलर टाउन्स और सिटीज को हम थोड़ा डेवलप कर दें, तो वो चीजें क्या एक पेस के साथ काम कर पा रही हैं? नो। लोगों का यही रहता है कि बड़ी सिटी में जाएंगे तो वहां पर अच्छी
पेमेंट अच्छी स्केल पे नौकरी मिल जाएगी। तो ऐसे में Tier 1 सिटीज़ हैं वो तो लगातार एक्सपेंड कर रही है, और वो ही एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है कि आने वाले समय में जो टाउनशिप है या प्लानिंग है हमारी अर्बनाइजेशन में, उसमें मोबिलिटी को हमें सेंटर में रखना होगा। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे काम किया जा रहा है, बट सच्चाई ये है कि ये अप टू द मार्क नहीं है। क्या हमारे यहाँ पर अगर ट्रैम्स की बात करें या ट्रॉली बसेस की बात करें तो वो क्या प्रॉपर नंबर्स में हमारे पास अवेलेबल है? तो आंसर इज नो, राइट। आज देखो प्राइम मिनिस्टर बजट के हिसाब से देखें तो इस मोबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए पीएम ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म जो है वो लॉन्च किया, ठीक है, जिसमें एम ये लिया जा रहा है कि हम कैसे भी करके अर्बन ट्रांसपोर्टेशन में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल बेसिस पे जो बसेस होती हैं, ईवी जो हैं, वो प्रमोट करें। तो 10,000 अर्बन बसेस के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। इसी तरीके से पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेशन व्हीकल एनहांसमेंट, पीएम ई ड्राइव, इस स्कीम का ये टारगेट है कि आने वाले समय में हम 14,000 नई ई बसेस और 1,10,000 के लगभग ई रिक्शाज, ई ट्रक्स, ई एम्बुलेंसेस को हम लॉन्च करें। इसका मतलब हम ई मोबिलिटी को प्रमोट करने पे काम कर रहे हैं। बट यहां पर राइटर्स जो हैं वो इस बात से कंप्लीट इत्तेफाक नहीं रखते। उनका ये कहना है कि आज के समय में जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए बसों पर अगर आप रिलाई करोगे तो ये शायद बहुत दूर की बात हो जाएगी कि हम हमारी मोबिलिटी एक्सपेक्टेशंस को मीट आउट कर सकें। क्योंकि आज हमारी रिक्वायरमेंट है नंबर ऑफ बसेस में 2 लाख के लगभग। एक्चुअल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कितनी बसें चल रही है? 35,000। अब आप सोचो कितना शॉर्टेज है, इसमें ई बस भी इंक्लूड कर दो तो कितना कम है ना। तो हमें यहां पर देखना होगा कि हमारे मेट्रो सिटीज में क्या रिक्वायरमेंट है। वैसे देखा जाए तो मेट्रो नेटवर्क्स बहुत सारे डेवलप हुए हैं, बट मेट्रो नेटवर्क्स के साथ कुछ लिमिटेशन है, कुछ प्रॉब्लम्स है। क्या है? सबसे पहली चीज तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको करना होता है। नंबर 2 इशू यहां पर क्या आता है कि जो आपको राइडर प्रोजेक्टेड राइडरशिप होती है कि कितने पैसेंजर्स, कितने ट्रेवलर्स ट्रेवल कर रहे हैं मेट्रो के थ्रू, वो। नंबर 3, मेट्रो के टिकट राइज होते ही लोग मेट्रो की तरफ मुंह नहीं करते हैं। नंबर 4, घर से लेकर के मेट्रो स्टेशन जाने के लिए कोई कनेक्टिविटी नहीं होती है। ये कई एस्पेक्ट्स हैं जो मेट्रो नेटवर्क्स को लिमिटेशन में डाल देते हैं। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कि Tier 2 सिटीज में अगर कहीं पे मेट्रो नेटवर्क डेवलप किया गया है तो वहां पर जनरली गड़बड़ ये कर दी गई है कि उन्होंने मेट्रो जो डाली है लाइनें वो उस तरफ डाल दी जहां पर ट्रैफिक पहले था ही नहीं। अब मेट्रो की जो आप कह सकते हो कि नेटवर्क का डेवलपमेंट है उसके लिए फंड एलोकेशन लगातार हो रहा है, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज वो जो यूटिलिटी है, वो जो कॉस्टिंग आ रही है, जो रिटर्न मिलना चाहिए समय के साथ में, वो नहीं हो पा रही। तो एक घाटे का सौदा बन के रह रहा है मेट्रो। अगर देखें तो मेट्रो ट्रेन की बात करो जैसे दिल्ली मेट्रो एटसेट्रा, राइट। तो रिसेंट बजट में अगर देखें तो ई मोबिलिटी को प्रमोट करने की कोशिश की है, मेट्रोज की बात की है, राइट। इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से देखें जो कि जनवरी 31 को हमारे बजट से जस्ट पहले रिलीज हुआ था, उसमें ये बताया कि शहरों में रहने वाले जितने भी लोग उनमें केवल 37% ही लोग ऐसे हैं जिनको ईजी पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सेस है। वहीं पर दूसरी तरफ ब्राजील और चाइना जैसे कंट्रीज में 50% से ज्यादा लोग इजीली अपने मास ट्रांजिट या फिर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको यूज करते हैं। तो हम कितना पीछे हैं आप सोच लो। डेवलपिंग कंट्रीज में ही देख लो, डेवलप तो और भी बहुत दूर की बात है। तो हमें इस पे काम करना होगा। अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ा देंगे तो ट्रैफिक कंजेशन को कितना कंट्रोल कर देंगे, कितना फ्यूल जो वेस्टेज होता है उसको हम मैनेज कर पाएंगे। इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। आज मेट्रो नेटवर्क का मैंने बताया कि एक लॉन्ग टर्म वेंचर होता है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो स्टेट्स इसमें ज़्यादा लीड नहीं करते हैं। यहाँ पर ज़्यादा जो फंडिंग आती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आती है, ठीक है, और जो पैसा लग गया उसको रिकवर करने में बड़ा लंबा टाइम लग जाता है। जितना सोचा जाता है कि इतने राइडर्स, इतने मेट्रो ट्रेवल करने वाले इंडिविजुअल्स तो यूज कर ही लेंगे, वो भी अभी अनमैचेबल है। मैं जयपुर की बात बताऊंगा आपको कि यहां पर प्रोजेक्ट कॉस्ट नहीं निकल पा रही है, जहां पर 8-8 बोगीज, 8-8 डब्बों का पूरा मेट्रो का पूरा एक मेट्रो बनती है, वहां पर 3 से 4 पे ऑपरेट करना पड़ रहा है। अब आप सोचो कि प्रोजेक्ट पे कितना पैसा लगा दिया, रिकवर होगी क्या ये चीजें हैं? और रिकवरी नहीं होगी तो फिर क्या नेक्स्ट लेवल पे आप एक्सपेंड कर पाएंगे? जरूरत है प्रॉपर प्लानिंग की। हाई डेंसिटी वाले जो रूट्स हैं वहां पर आप लगाओ ना मेट्रो लाइंस को। आप ऐसी जगह पे लगा देते हो जहां पर कोई प्लानिंग ही नहीं है, कोई सोच ही नहीं है। यूं लगता है कि पता नहीं क्या सोच करके केवल पैसा बनाने के लिए काम करते हैं क्या एडमिनिस्ट्रेटर्स। इट्स अ फैक्ट, मैं बता रहा हूं आपको। इसके अलावा जैसे ही मेट्रो में फेयर राइज होता है तो लोग फिर सोचते हैं यार इतना महंगा मेट्रो में ही जा रहा है तो हम हमारा खुद का बाइक लेकर के निकल लेते हैं, हमारा खुद का साधन लेके निकल लेते हैं।
कंज्यूमर्स फिर बाद में कहते हैं ना कि ऑल्टरनेटिव्स निकालना शुरू कर देते हैं कि यार मेरे को तो सीधी बात है, मुझे आराम से ऑफिस भी पहुंचना है, मेरा टाइम बचना चाहिए, पैसा भी कम लगना चाहिए। अब ऐसी परिस्थितियों में आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को हाई कॉस्ट में ले जाएंगे तो कौन यूज करेगा? फिर सवाल आता है कि गवर्नमेंट कैसे काम करे, तो फिर बात आती है कि सब्सिडीज दे दी जाए, जैसे कि दिल्ली में बसों में इनमें दे दी गई थी। पर क्या सब्सिडी के आधार पर गवर्नमेंट चला पाएगी? गवर्नमेंट के पास क्या इतना पैसा है क्या? हमारे देश में गवर्नमेंट इतनी रिच नहीं है जितनी कि डेवलप्ड कंट्रीज में है, तो हम यहां पर कंप्लीट सब्सिडी से भी रिलाय नहीं कर सकते। हाँ, तो ऐसे में हम कैसे कॉस्ट इफेक्टिव रोड बेस्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ा सकते हैं? क्योंकि मेट्रोज की लिमिटेशन हमने ऑलरेडी देख ली है ना। तो अर्बन सिस्टम पे हमें काम करना होगा। एक तो क्या है कि प्राइवेट सेक्टर को कैसे एनकरेज किया जाए। अभी क्या प्राइवेट सेक्टर बड़ा लिमिटेड इंटरेस्ट दिखाता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो एकदम से कोई दिन बंद हो गई, किसी वजह से हड़ताल कर दी मान लो ड्राइवरों ने किसी वजह से, तो प्राइवेट सेक्टर वाले बड़े डरते हैं, अरे भाई बड़ी माथा पच्ची है। आप देखा करो जो सिटी बसेज होती है प्राइवेट सेक्टर में ऑपरेट करने वाली, उनकी मेंटेनेंस लेवल देखा करो, कैसे टूटी फूटी बसों को वो चलाते रहते हैं। रही सही में गवर्नमेंट ने सीएनजी जो कि एक सस्ता ऑप्शन था उससे स्विच कर दिया ई बसेस की तरफ, तो राइटर्स इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि भाई इस तरीके से मूव नहीं करना चाहिए था। हमें एक मिक्स जो बंच है उसको ही कंटिन्यू करना है। इलेक्ट्रिक, सीएनजी, हाइड्रोजन और बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी, इन पे बेस्ड जो रिन्यूएबल एनर्जी आधारित काम है इस पे हमें कंटिन्यू करना है, जिससे कि एनवायरमेंट में नेगेटिव इंपैक्ट मिनिमम हो सके। तो एक तो हमें मिक्स बॉक्स पे रिलाई करने की जरूरत है, ना कि एक पर्टिकुलर पॉइंट या पर्टिकुलर डायरेक्शन में। इसके अलावा ट्रैम्स एंड ट्रोली बसेस, अब आपने देखा होगा इंटरनेशनली कई बसेस। अब ट्रैम्स की अगर बात करें तो ये तो कोची में ऑलरेडी रन भी हो रहा है, केरला में। तो ये क्या होता है, एक तरीके से ट्रैक डाल दी जाती है और फिर वहां पर एक जॉइंट में वो ये रोड पे चलती हुई ट्रेन हो गई एक तरीके से, है ना। और ट्रॉली बसेस में क्या होता है, 2-3 बसेस का एक जॉइंट होता है जिनको इलेक्ट्रिसिटी से ऊपर से इलेक्ट्रिक ओवरहेड वायरिंग से पावर मिलती रहती है और वो बसेज है वो रन करती रहती है, तो एक साथ बहुत सारे लोग उसमें ट्रेवल कर सकते हैं। तो ऐसे में बोले ई बसेस की बजाय तो ट्रैम्स एंड ट्रोली बसेस पे काम करना चाहिए। और ट्रैम्स एंड ट्रोली बसेस में भी राइटर्स ने अच्छे से कंपेयर किया है कि अगर हम रेवेन्यू जनरेट करने की इनकी प्रॉफिट एंड लॉस को एनालाइज करके देखें तो ट्रैम्स की परफॉर्मेंस ट्रोली बसेस से भी ज्यादा अच्छी है, राइट। तो हमें यहां पर यह देखना होगा कि एक तो प्रॉपर एनालिसिस हो प्रॉफिट एंड लॉसेस का, रेवेन्यू जनरेट करने का, जो हम एक्सपेक्टेड या प्रोजेक्टेड राइडरशिप सोच के चल रहे हैं वो कहां से हो, तो उसके लिए हमें एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिल जाएगी। इनका यह कहना है कि अगर हम लॉन्ग टर्म प्लान के हिसाब से देखें तो ट्रैम्स का जो मैकेनिज्म होता है उसमें ज्यादा भी नहीं तो 45% के लगभग आपको आने वाले 7 दशकों में रिटर्न पॉजिटिव ही मिलेगा। और ये जो चीज है ये लॉन्ग टर्म प्लान को लेकर के चल रही है। जैसा कि हमने देखा कि 2060 तक भारत की 60% से ज्यादा पॉपुलेशन शहरों में रहने लग जाएगी। तो आप सोचो ट्रैम्स कितना ज्यादा एक रिलायबल ऑप्शन है जो कि क्लाइमेट गोल्स को भी अचीव करने में काम करेगी, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में आपकी फ्यूल एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, है ना। इसके अलावा ई बसेस वहीं पर अगर देखें तो ये लॉन्ग टर्म प्लान के हिसाब से नहीं है, ये शॉर्ट टर्म है, ना तो मेंटेन करी जाती है और फिर बसों का आपको पता है 5 से 7 साल 10 साल चली और कबाड़ में चली गई, राइट। तो ऐसे में थोड़ा लंबा सोचने की जरूरत है। और नेट लॉस की अगर बात करें, अगर ई बसेस पे रिलाई करते गए तो आने वाले 7 दशकों में 82% तक लॉस जाएगा। तो कहां पर ट्रैम्स प्लस में लेके जा रहे हैं, कहां पर ये ई बसेस नेगेटिव लेके जा रही हैं। ट्रॉली बसेस का कॉन्सेप्ट है, बट मैं बता दूं ट्रैम्स के कंपैरिजन में ट्रॉली बसेस आउटकम आपको अच्छा नहीं देती है। फिर आ जाइए कुछ सवालों के जवाबों के ऊपर। हमें यह समझना जरूरी है कि आने वाले समय में सस्टेनेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आज भी इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांजिट सॉल्यूशंस पे काम करना जरूरी है। तो क्या हम केवल सब्सिडीज पे रिलाई कर सकते हैं? जैसे कि मैं ऑलरेडी इस सवाल को उठा चुका हूं, सरकार के पास में क्या इतना पैसा है क्या? टैक्स लगाती है सरकार तो वैसे ही लोग आवाजें उठानी शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में बोले कोची के अंदर ट्रैम्स का एक बढ़िया कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ, आउटकम अच्छा मिल रहा है, लोग टाइमली मूव कर पा रहे हैं, पैसा भी उनका ज्यादा नहीं लग रहा और इफेक्टिवली अपने काम को काम से तरीके से कर पा रहे हैं। तो बोले ये फाइनेंशियली बढ़िया वायबल सॉल्यूशन है आने वाले समय के लिए, इस पे हमें काम करने की जरूरत है। तो इस तरीके से अर्बनाइज्ड इंडिया के अंदर मोबिलिटी का जो सॉल्यूशन है वो कैसे निकल सकता है उस पर काम करने के लिए ये एक आर्टिकल है। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।